हेलो एवरीवन, आप लोगों को स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 पे। मैं आज आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराऊंगा। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो उन प्रश्नों को काफ़ी गहराई के साथ करवाने वाला हूं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने में है, एल नीनो किस महासागर से उत्पन्न होती है? तो एल नीनो किस महासागर से उत्पन्न होती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह प्रशांत महासागर से उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम एल नीनो की। यह एक जलवायु है। पूछेगा यह एल नीनो क्या है, तो याद रखना यह एक जलवायु है। क्या है? यह एक जलवायु है जो उष्णकटिबंधीय पूर्वीय प्रशांत महासागर में समुद्र के सतह का तापमान के असमान रूप से गर्म होने से जुड़ा होता है। यह एक प्रकार का जलवायु है, आपको ये बात याद रख लेना है। अच्छा, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे गहरा महासागर कौन सा है? सबसे गहरा महासागर तो आपको क्या बताना है? प्रशांत महासागर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, डैश 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 ग्लेशियर के पिघलने और डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ आने के कारण है। अच्छा, ग्लेशियर के पिघलने और डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ आने का क्या कारण है? तो आपको बताना है कि इसका कारण है वायु प्रदूषण। क्या है? वायु प्रदूषण। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। डेल्टा क्षेत्र। अच्छा, डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा अगर पूछेगा कौन सा है तो आपको बताना सुंदरवन डेल्टा। कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है। नंबर डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है। अच्छा, डेल्टा का पिता हम लोग किसको कहते हैं? तो डेल्टा का पिता दोस्तों हम लोग किसको कहते हैं? डेल्टा का पिता हम लोग हेरोडोटस को कहते हैं। किसको कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। और ये हेरोडोटस को हम लोग इतिहास का पिता भी कहते हैं। इतिहास के पिता और डेल्टा का पिता भी कहते हैं। हेरोडोटस ने अपना पहला डेल्टा नील नदी पर देखा था। हेरोडोटस ने इस डेल्टा को कहाँ देखा था? नील नदी पर देखा था। कहाँ देखा था? नील नदी पर देखा था। और इस डेल्टा का आकार पूछेगा कैसा था? तो त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार था। आपको ये बात याद रखना है। इसलिए हम लोग दोस्तों डेल्टा का भी पिता किसको कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। और नील नदी पूछेगा किसका वरदान है? नील नदी हम लोग मिस्र का वरदान कहते हैं। मिस्र का वरदान हम लोग नील नदी को कहते हैं। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। प्रश्न है, भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेवार है? भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेवार है? तो आपको याद रखना है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं भारतीय खाद्य निगम। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर बात किया जाए कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की बात, तो ये 14 जनवरी 1965 को किया गया था भारत सरकार द्वारा। कब किया गया था? तो इसका याद रखना है भारतीय खाद्य निगम की स्थापना, इसका स्थापना हुआ था दोस्तों, इसका स्थापना हुआ था 14 जनवरी 1965 को। 1965 को हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। लौह अयस्क को गलाने में प्रयुक्त धातु कर्म कोयला है। लोहा अयस्क को गलाने में प्रयुक्त धातु कर्म कोयला कौन सा है? तो वो है बिटुमिनस। कौन है? बिटुमिनस है। इस पर का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, बिटुमिनस को हम लोग मुलायम कोयला कहते हैं। क्या कहते हैं? मुलायम कोयला। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुलायम कोयला हम लोग किसको कहते हैं, तो आपको क्या बताना है? बिटुमिनस बताना है। अच्छा, पीट कोयला को हम लोग सबसे घटिया कोयला कहते हैं। घटिया कोयला, या इसी को हम लोग झड़िया कोयला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? झड़िया कोयला। ये झड़िया ही क्या है? घटिया है। और एंथ्रेसाइट याद रखना सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला कोयला है। सबसे अच्छा कोयला, सबसे अच्छा कोयला है, यानी उच्च क्वालिटी का कोयला है। सबसे अच्छा कोयला पूछे कौन है? एंथ्रेसाइट है। इसलिए एंथ्रेसाइट में कार्बन की मात्रा पूछेगा कितना है, तो 80 से 90% होता है। कितना होता है? 80 से 90% होता है। अब भारत में सर्वाधिक पूछेगा कौन सा कोयला पाया जाता है, तो बिटुमिनस सर्वाधिक भारत में पाया जाता है। सर्वाधिक पाया जाता है कौन? बिटुमिनस पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो चिपको आंदोलन का जनक पूछ रहा है कौन है? तो चिपको आंदोलन जो चलाया गया था 1973 में। कब चलाया गया था? 1972-73 में चलाया गया था। और कौन चलाया था? सुंदरलाल बहुगुणा। कौन चलाया था? सुंदरलाल बहुगुणा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आज चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए, पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था। इसका उद्देश्य था प्रकृति को स्वच्छ बनाना,
प्रकृति को स्वच्छ बनाने के लिए, पेड़ की कटाई को रोकने के लिए इस आंदोलन का संबंध था। अच्छा, चिपको आंदोलन पूछेगा कहाँ से शुरू किया गया था, तो आपको बताना है उत्तराखंड के, या स्थान पूछे, अगर स्थान पूछे तो आपको बताना है उत्तराखंड के, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल जिला, उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल जिला के चमोली गांव में, जिला के चमोली गांव का पहाड़ी क्षेत्र से शुरू हुआ था यह आंदोलन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन मैंने उत्तराखंड का टेहरी गढ़वाल ये सब हमको सब कुछ पता था, लेकिन एक बार रेलवे का जब एग्जाम देने के लिए गए थे तो वहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र ऑप्शन में था, तो कहाँ से शुरू हुआ था, पहाड़ी क्षेत्र वहाँ पर दिया हुआ था ऑप्शन में। काफ़ी कंफ्यूजन आया था इस प्रश्न में, इसलिए आपको याद रखना है कि चिपको आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुआ था, उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल जिला के चमोली गांव के पहाड़ी क्षेत्र से शुरू हुआ था चिपको आंदोलन। कारण क्या था, पर्यावरण को सुरक्षित करना, यानी पेड़ की कटाई को रोकना। अगर चिपको आंदोलन में सुंदरलाल बहुगुणा ऑप्शन में ना दिखे, तब आपको लगाना है चंडी प्रसाद भट्ट। क्या लगा देना है, चंडी प्रसाद भट्ट लगाना है। अगर सुंदरलाल बहुगुणा ना दिखे तब क्या लगाना है, चंडी प्रसाद भट्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। तो मुंबई हाई जो है यह तेल के लिए प्रसिद्ध है, खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। तो खनिज तेल हेतु तेल शोधक के लिए कौन है, जामनगर, और बिहार में कौन है, बरौनी है। कोयले के लिए नहीं। तो मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, खनिज तेल हेतु के लिए प्रसिद्ध है कौन, मुंबई हाई। अच्छा, और भी कुछ जगह आपको याद रखना है, खंभात की खाड़ी, ये कहाँ है, गुजरात में है। और अंकलेश्वर ये भी कहाँ है, ये दोनों गुजरात में है। दोनों कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है, तो दोनों खनिज तेल से संबंधित है, आपको याद रखना है। खंभात की खाड़ी, अंकलेश्वर, मुंबई हाई, ये सब खनिज तेल हेतु के लिए प्रसिद्ध जगह है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है। संसार की सबसे ऊंची सड़क जो बना हुआ है वो लद्दाख में, कहाँ बना हुआ है, लद्दाख में, हमारे केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ उमलिंग ला दर्रा जो है लद्दाख में बना हुआ है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, लद्दाख के बारे में आपको याद रख लेना है, लद्दाख जो है दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे बड़ा यूटीआई, केंद्र शासित प्रदेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूटीआई, सबसे बड़ा यूटीआई है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। आपको ये बात याद रख लेना है। अच्छा, सबसे छोटा यूटीआई केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा आपको बताना लक्षद्वीप। क्या बताना है, लक्षद्वीप बताना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है, जिसका एक बार यूज कर लिए फिर से आपको उसी अवस्था में आ जाए तो उसको कहते हैं नवीकरणीय। अगर नहीं आए तो अनवीकरणीय। कोयला को एक बार जला देंगे तो राख हो जाएगा, फिर से कोयला नहीं बनेगा, यानी अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिसको फिर से हम वैसे बना दें जैसा था, कोयला को हम वैसा नहीं कर सकते हैं, तो अनवीकरणीय, अगर कर देंगे तो नवीकरणीय हो जाएगा। चलिए, तो जल कहेगा कौन सा संसाधन है, तो जल आज भी हमको जैसा है कल भी वैसे मिलेगा, तो जल एक नवीकरणीय संसाधन है। लेकिन कोयला एक बार यूज हो जाएगा, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो किस देश से लिया गया है, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। चलिए, और भी मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और ज़रूरी क्वेश्चन मैं बताता हूँ। अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है, अफ्रीका के संविधान से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। क्या लिया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। पूछेगा हम लोग किस देश के संविधान से लिए हैं, तो आपको क्या बताना है, अफ्रीका,
दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। कनाडा से हमने क्या लिया है? संघीय शासन प्रणाली। क्या लिया है? संघीय शासन प्रणाली। संघीय शासन प्रणाली पूछेगा हम किस देश के संविधान से लिए हैं, तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान टोटल 60 देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान टोटल 60 देश का संविधान से लिया गया है। आपको ये बात याद रखना है, यानी कि 60 देश का संविधान की बात भारतीय संविधान में लिखा हुआ है। और इसी में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम लोग डीपीएसपी कहते हैं, डीपीएसपी कहते हैं, यह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और आपातकालीन प्रावधान, यानी आपातकाल का प्रावधान पूछेगा किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपको बताना है कि जर्मनी के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? भैया भारतीय संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद है, जिसको हम लोग आर्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टिकल कहते हैं। इंग्लिश में, हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं। टोटल कितना है? 395 है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, अगर यही पूछा था कि भारतीय संविधान में टोटल कितना भाग है, तो भारतीय संविधान का अगर भाग का बात किया जाए, भाग का, तो भाग में आपको यहाँ पर लोचा होगा। पहले जो था 22 भाग था। पहले कितना भाग था? पहले 22 भाग था, लेकिन वर्तमान में दोस्तों 3 गो बढ़ गया है। अभी कितना हो गया? अभी 25 भाग हो गया। कितना भाग हो गया है? हमारे संविधान में कितना भाग हो गया है? संशोधन के जरिए 3 भाग को और जोड़ दिया है, तो 3 भाग बढ़ गया है, यानी 25 भाग हो गया है। और अच्छा, अगर पूछेगा कि भारतीय संविधान में सूची कितना है, अनुसूची कितना है, तो शेड्यूल, अनुसूची को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? शेड्यूल। तो अनुसूची पहले जो था 8 था। भारतीय संविधान में अनुसूची कितना है, तो क्या बताना है कि पहले कितना था? पहले 8 था। पहले 8 था, लेकिन अब 4 गो और बढ़ गया है, तो अभी कितना हो गया? 12 अनुसूची है। टोटल कितना अनुसूची हो गया है? टोटल 12 अनुसूची हो गया है। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की कुल स्वीकृत संख्या है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की कुल संख्या कितना होता है? तो ये हमेशा जो होता है 33+1 के फॉर्म में होता है। 33+1 के फॉर्म में होता है, यानी 34 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, ये हो गया। पहले कितना था? पहले 33 था, लेकिन अभी वर्तमान में कितना हो गया? 34 हो गया है। तो आपको ये बात देखना है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, सबसे बड़ा अगर कह देगा कि सबसे बड़ा हाई कोर्ट, ये तो सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा है, लेकिन मैं हाई कोर्ट के बारे में आपको बता रहा हूँ कि सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है। सबसे बड़ा हाई कोर्ट आपको पता है इलाहाबाद हाई कोर्ट है। कौन सा है? इलाहाबाद हाई कोर्ट है। ठीक। अच्छा, ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जिसको एक दिन के लिए राजधानी बनाया गया था? तो ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जिसको एक दिन के लिए राजधानी बनाया गया था? तो इलाहाबाद आपको बताना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है? अब भारत के नागरिकों को कौन सी स्वतंत्रता नहीं दी गई है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। पहले पढ़िए, सरकार की आलोचना करना हमको पूरी तरह से हक है। सरकार हमारे पक्ष में अगर काम करे तो हम उनका तारीफ करें, अगर खराब काम करेगा तो उनका हम बुराई भी कर सकते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, को नहीं दिया गया है, तो ये दिया गया है सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता। हाँ, ये चीज़ गलत दिया हुआ है। इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं दिया गया है? आप कहीं पे दंगा फसाद हो रहा है तो आप उस पर जाकर के और दंगा को बढ़ा दीजिए, ये चीज़ नहीं दिया गया है। तो सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता हमको नहीं दिया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण उसकी घोषणा कौन करता है? निर्वाचन यानी चुनाव में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण और उसकी घोषणा कौन करता है? तो उसका घोषणा करता है निर्वाचन आयोग। कौन करता है? निर्वाचन आयोग। इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्शन कमिश्नर। क्या कहते हैं? इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं। भारत का पहला निर्वाचन आयोग पूछेगा कौन था, तो आपको बताना है कि फर्स्ट निर्वाचन आयोग कौन था, अध्यक्ष कौन था, तो आपको बताना सुकुमार सेन। क्या बताना है? सुकुमार सेन। भैया कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सुकुमार सेन था। अच्छा, निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो आप कहोगे सर जी आर्टिकल 324 भारत में निर्वाचन आयोग की बात करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है,
किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? लोकतंत्र का सर्वोत्तम शासन किस आधार पर कहा जाएगा? क्या निर्णय में देर होता है? बिल्कुल गलत बात। राष्ट्रीय भावना का अभाव होता है? बिल्कुल गलत बात। राजनीति चेतना का अभाव होता है? बिल्कुल गलत बात। जनमत के आधारित, हाँ ये ठीक है। जनता के चाह लेने से, यानी जनता के द्वारा सरकार चुना जाता है लोकतंत्र में। किसमें? लोकतंत्र में। इसलिए कहा जाता है कि लोकतंत्र में जनता का सरकार होता है। और परिभाषा भी आपको पता है, लोकतंत्र में जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाए गए शासन को हम लोग क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। फटाफट आप लोग कमेंट में छाप दीजिए यह परिभाषा कौन दिया था। मैं आपको बता दूं, हिंट में थोड़ा सा देता हूँ। वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। और कितने नंबर के राष्ट्रपति थे फटाफट आप लोग कमेंट में डाल दीजिए, तो मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। यानी जनमत पर आधारित। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, लोकतंत्र के विकास के तीसरे चरण में किस विचार को मान्यता मिली? किस विचार को? नागरिक के अधिकार, वयस्क मताधिकार। लोकतंत्र के विकास के तीसरे चरण में किस विचार को मान्यता मिली? नागरिक अधिकार, वयस्क मताधिकार, उत्तराधिकार, राजनीतिक समानता के साथ आर्थिक समानता। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध 28 अप्रैल 1914 कब हुआ था? 28 अप्रैल 1914 से 1919 तक चला था। कब चला था? 18 तक चला था। 1918 तक चला था। टोटल कितना साल हो गया? टोटल 4 वर्ष तक चला था। टोटल कितना चला गया? टोटल 4 वर्ष तक चल गया था। अगर कहेगा कि टोटल कितना देश भाग लिया था इसमें, तो 4 में से 1 को घटाइए, कितना होगा? 3 हो जाएगा। 8 में से 1 को घटाइए, 7 हो जाएगा। तो टोटल 37 देश ने भाग लिया था। कितना? प्रथम विश्व युद्ध में। प्रथम विश्व युद्ध में 37 देश भाग लिया था। अच्छा, सेकेंड विश्व वर्ल्ड वार कब हुआ था? सेकेंड विश्व युद्ध हुआ था? ये हुआ था 1939 से 1945 के बीच में हुआ था। और ये 6 साल तक चला। कितना साल तक चला? 6 वर्ष तक चला था। और 39 6 45। और पूछेगा कि इसमें कितना देश ने भाग लिया था? 9 में से 3 को घटाइए, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 5 में से 4 को घटाइए, 1 हो जाएगा। यानी सेकेंड वर्ल्ड वार में टोटल 61 देश भाग लिया था। कितना देश भाग लिया था? 61 देश भाग लिया था। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है? तो चावल का प्रमुख उत्पादक देश हम सब जानते हैं चाइना, यानी चीन है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चावल का। अच्छा, पाकिस्तान में दोस्तों एक जगह है स्वात नदी। क्या है? स्वात नदी। इसको हम लोग पाकिस्तान का स्वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? पाकिस्तान का स्वर्ग कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर गेहूँ चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। स्वात नदी घाटी को पाकिस्तान का स्वर्ग इसलिए कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, किस रेशे को उगाने के लिए पाले से मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है? हाँ, कपास को उगाने के लिए दोस्तों टोटल 210 दिन तक, कितना दिन तक? 210 दिन तक आपको पाला रहित मौसम की आवश्यकता होती है। आपको ये बात याद रखना है। और कपास से दोस्तों हम लोग क्या बनाते हैं? सूती वस्त्र। क्या बनाते हैं? सूती वस्त्र बनाते हैं। और कपास से हम लोग क्या बनाते हैं? सूती वस्त्र। और सूती वस्त्र की राजधानी पूछेगा किसको कहा जाता है? सूती वस्त्र की राजधानी हम लोग मुंबई को कहते हैं। किसको कहते हैं? मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहते हैं। आपको ये बात याद रख लेना है। अच्छा, ये जो कपास होता है, कपास का उत्पादन किस मिट्टी में होता है? तो कपास का उत्पादन दोस्तों होता है काली मिट्टी में। किस मिट्टी में होता है? काली मिट्टी में होता है। और काली मिट्टी में सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है। और कपास से सूती वस्त्र बनता है। सूती वस्त्र का उत्पादन में मुंबई सर्वाधिक आगे है। आपको ये बात याद रखना है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? तो हिंद स्वराज यह एक पुस्तक है जो महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था। तो इस पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी के लिखा गया पुस्तक है हिंद स्वराज। और इसका एक और पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट EXPERIMENT WITH विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट ट्रूथ ये किसकी रचना है? महात्मा गांधी की है। और हिंद स्वराज। और एक वो है गोखले इज माई पॉलिटिकल गुरु। गोखले इज माई पॉलिटिकल गुरु। ये सब किताब किसका है? महात्मा गांधी का है। इसका 4 पत्रिका आपको याद रख लेना है। नवजीवन
हरिजन, इंडियन ओपिनियन, ये सब पत्रिका किसका है? महात्मा गांधी का है। दोस्तों ये रहा आज के प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। हर रोज क्लास का PDF आपका टेलीग्राम चैनल इतिहास की दुनिया 99 पर अपलोड हो जाता है। आप वहां से जाकर के वीडियो का PDF ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।